स्पर्श मैं एक बात कहता हूँ कि मैं कुलाबा से नहीं आता हूँ या मैं सानपाड़ा से नहीं आता हूँ, मैं अंधेरी लोखंडवाला से नहीं आता हूँ। मैं यहीं रहता हूँ, मेरे बच्चे यहीं रहते हैं, मेरे माँ बाप यहीं रहते हैं, मेरा पूरा ख़ानदान परिवार यहाँ रहता है। सो ये फ़ाइट मेरे बच्चों की है और ये फ़ाइट पूरे गोंडी के बच्चों की है, इसलिए हम कंटिन्यूस को लड़ रहे हैं। तो एक जगह बाथरूम के अंदर मैंने कोरेक्स की बोतलें जो है लाइव दिखाया था, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा। कई जगह गुटके रखे हुए हैं, ये सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। कई जगह कबूतर पालन चल रहा है, कई जगह बकरा बकरी पालन चल रहा है। तो ये सिविक चीज़ें जो हैं, जो लोगों की हैं, इनको दिलाने का काम करेंगे। इसके कॉरपोरेटर्स ने एक कमीशन का धंधा बना लिया है और कॉरपोरेटर्स की वजह से ऑफिसर्स ने उस धंधे में पार्टिसिपेशन ले लिया है। सो बीइंग एन कॉरपोरेटर, अगर आप कमीशन नहीं लेते हो, 20 से 28% कमीशन चल रहा है। तो चार, बिल्कुल 4 चालियों का काम आता है। अगर 28%, 25%, 20% कॉरपोरेटर्स ले रहे हैं, फिर ऑफिसर्स ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, तो 100 रुपए के काम का 25 रुपए बच रहा है, 75 रुपए बढ़ जा रहे हैं। तो 25 रुपए में वो कॉन्ट्रैक्टर काम क्या करेगा और प्रॉफिट क्या कमाएगा। हमारा जो डेवलपमेंट का प्लान है वो इस तरह से कि कमीशन खोरी को बिल्कुल 0 लेवल पर लेगा, 0%, नो कमीशन खोरी। अगर 4 गली का काम आ रहा है, अगर हम कमीशन नहीं लेते हैं, हमारी वजह से ऑफिसर नहीं ले पाएंगे, तो जो 75 रुपए 100 रुपए के बट रहे थे वो बचेंगे। वही कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कमा कर भी 4 गलियों की जगह 8 गलियां बना कर जाएगा। सो नारियल आप फोड़ते हैं, चलिए हम मान लिया आपने नारियल फोड़ा, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कितनी बार इनके कॉरपोरेटर्स या ये खुद सुबह 7 बजे बीएमसी स्कूल में जाकर विजिट किए हों और देखे हों कि बच्चों को खड़े रह के प्रेयर में कहाँ पर तकलीफ हो रही है, वॉशरूम कितना गंदा है, पीने का पानी है या नहीं है। बिल्कुल ये गेट का ट्रेंड हो या जिस तरह से ब्यूटिफिकेशन के नाम पर खुद की मार्केटिंग की जाती है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। जनता का पैसा मेरी मार्केटिंग के लिए नहीं लगे, जनता का पैसा मेरे घर में ना जाए, जनता का पैसा मेरे फ़ायदे के लिए ना लगे। अगर 100 रुपया जनता के लिए आ रहा है तो 100 रुपया पूरा खर्च हो। अगर मैं 101 नहीं कर सकता हूँ तो मैं 99 करने का भी अधिकार नहीं रखता हूँ। और ये सारी चीज़ें करने के लिए अगर जनता मुझे कॉरपोरेटर चुनती है तो इसी जनता का पैसा एज अ सैलरी मुझे मिलता है। सो एज ए एम्प्लॉय मुझे काम करना है जिससे मेरे लोगों की उन्नति हो, महाराष्ट्र की उन्नति हो, मुंबई की उन्नति हो और देश की उन्नति हो। तो बजट छीन कर लाया जाएगा, मांग कर नहीं, क्योंकि बजट हम अपना घर बनाने के लिए नहीं लाएंगे। बजट हम देश और गोवंडी अगर आगे बढ़ेगा, हमारा इलाका आगे बढ़ेगा तो गोवंडी आगे बढ़ेगा, गोवंडी आगे बढ़ेगा तो मुंबई आगे बढ़ेगा, मुंबई आगे बढ़ेगा तो महाराष्ट्र की तरक्की होगी, महाराष्ट्र की तरक्की होगी तो भारत देश की तरक्की होगी। इस तरह से हम काम करने को जा रहे हैं। कोई ऐसा बंदा या बंदी हमारे पास ना आवे, हमारे साथ ना रहे जिसके नशे के कारोबार हो, क्योंकि हमारी लड़ाई नशे के खिलाफ है। ये पूरे देश, पूरे कौम और पूरी इंसानियत के खिलाफ है। सो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में लाकर और पावरफुल बनाना, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और तीसरा हमारा क्राइटेरिया ये था जो लोगों के साथ जुड़ा रहे, कनेक्ट रहे, और जब भी कोई एक मतलब आपके इलाके का सबसे गरीब, अगर मैं एज अ कॉरपोरेटर देख रहा हूँ, देखिए मैं इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं पहले स्पष्ट कर दूँ, लेकिन एज अ कॉरपोरेटर अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही पड़ोस का बच्चा नशा कर रहा है, तो आई हैव टू टेक एक्शन ऑन इट। और मेरा एक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन गोवंडी के अंदर एक फुंसी, आपके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से वो नासूर बन चुका है। आपके हिसाब से एक फुंसी, नशे के नाम की फुंसी आ गई है, इलाज कीजिए। ये मत बोलिए कि मेरा हाथ तो सलामत है ना, दूसरे हाथ में फुंसी निकल गई तो क्या हो गया, पैर तो मेरे सलामत है ना, आंखें तो सलामत है ना, इलाज कीजिए। आप एक शरीर की तरह आप समझिए उसको, दर्द समझिए। एक छोटी सी फुंसी पूरे शरीर को तकलीफ देती है। एक छोटा सा तबका भले नशा कर रहा है लेकिन पूरी गोवंडी को उससे तकलीफ है। आप समझिए इस चीज़ को। इलेक्शंस सिर्फ जीतने हारने का नाम नहीं, इलेक्शंस डेवलपमेंट और पिछड़ा रह जाने का कारण भी बनता है। अगर सही लोगों को आप जिता कर भेजेंगे तो डेवलप्ड होगा, और अगर गलत लोगों को जिता कर भेजेंगे तो फिर वही होगा जो पिछले 20-25 सालों में होता हुआ आया है। और अगर वो नहीं होगा तो फिर मैं आऊँगा ना वोट मांगने के लिए, आप मुझे गली चाली चौराहे पर आप मुझे चप्पल लेकर दौड़ाइएगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप ही सब कुछ है इस देश के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही जनार्दन है और जनता मालिक है। एज अ एम्प्लॉय, एज अ वर्कर हम आपका काम करना चाहते हैं, मालिक नहीं बनना चाहते हैं। आप मालिक बने रहिए, हमारी लड़ाई है, और इसी लड़ाई को कंटिन्यू करते हुए
जनता के खादिम बनकर हम काम करने की कोशिश करेंगे और जनता के आए हुए पूरे पैसे को उन तक पहुँचाने की, उनकी तकलीफ़ों में खड़े रहने की, ये सारे वादे मैं करता हूँ और इंशाल्लाह ये सारे वादे पूरे होंगे। मैं अपने मुंह से नहीं, जनता अपने मुंह से बताएगी। आप घूमिएगा कि मैंने जो जो कहा है वो हुआ है। और आपने अब तो रिकॉर्ड भी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी क्लिप भी चलाई जा सकती है, आपने वादा किया था। ये सारे मेरे वादे हैं। हाय, आज के हमारे गेस्ट हैं, हमारे स्टूडियो पे आए हैं मिस्टर अतीक अहमद खान, जो कि MIM के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी भी हैं और इन्होंने 2024 के महाराष्ट्र इलेक्शन में 42,000 से ज़्यादा वोट इनको मिले और जो कि हमारे लीड पे थे मिस्टर अबू आसिम आज़मी, जिनको 54,000 वोट मिले। अब जो इलेक्शंस आने वाले हैं BMC के, तो अब ये देखते हैं कि जो उनका मोमेंटम जो बना हुआ है, तो उसका देखते हैं कि कैसा इनका असर रहेगा। तो हम उनसे बात करते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या प्लान, क्या स्ट्रैटेजीज बना रखी है BMC कॉरपोरेशन के इलेक्शन को लेकर। थैंक यू वेरी मच अतीक सर, आपका यहाँ पर वक्त निकालने का। और थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने यहाँ पर बुलाया ताकि मैं आपकी जनता से रूबरू हो सकूं, गोवंडी की जनता को मैं बता सकूं और आपके सवालात के जो जवाब हैं वो फेस करना एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में जानना मुझे लगता है कि अगर कोई भी जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके फ्यूचर के प्लान, उसके सारी जो स्ट्रैटेजीज है पब्लिक को पता चलना चाहिए, ताकि उनको लगना चाहिए कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव कैसे हमको लीड करेंगे। तो सर, जैसे कि आपने 2024 में बहुत अच्छा इलेक्शन, आप में वो हैज़ अ डेब्यू था आपका, मतलब एक करियर का स्टार्ट था मेरे ख्याल से। MLA फर्स्ट टाइम आप लड़े एज अ यंगेस्ट आई थिंक MLA कैंडिडेट आप रहे होंगे उस दौरान, अमंग्स काफ़ी जितने लोग थे। तो सर, आपने काफ़ी मतलब टफ फाइट दी। तो मुझे बताइए कि वो जो 12,000 वोट की जो आपकी मार्जिन थी, ठीक है, वो आप ऑब्वियसली 12,000 वोट से आपको सेकेंड लीड मिली है, तो उस मार्जिन को गैप जो आपका रहा है, तो अभी आने वाले इलेक्शन में, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, कैसे आप मतलब उसको फिल करेंगे? देखिए, जो 12,000 वोट्स का जो गैप आया, वो एक्चुअली उसके बहुत सारे रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। कुछ हमारी मेहनत कम रही, बहुत जगह हम नहीं पहुंच पाए जहां लोग हमें चाहते थे। कई लोगों ने बिना पहुंचे भी वोट किया। सो उसको समझते हुए, उसको एनालाइज करते हुए हमने काम अपना शुरू किया। और जहां पर वार्ड नंबर 135 अगर आप देखेंगे मंडाला की तरफ, और अगर वार्ड नंबर 140 में अगर आप आकर देखेंगे, या 139 के हाईवे के बेसिकली इस तरफ जो है ना, हम बड़े वीक हो गए थे और वहाँ पर हमारी रीच कम थी, हम कम लोगों से कनेक्ट कर पाए। तो उसके बाद हमने वो स्ट्रैटेजी अपनाई कि भाई हमारे लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, ये सारे हमारे लोग हैं, इनसे कनेक्ट किया जाए, ऐसे लोगों को पार्टी में लाया जाए। क्योंकि MIM पार्टी किसी एक धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। MIM पार्टी सारे लोगों की पार्टी है और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से बनी हुई एक पार्टी है। सो हमने सारे लोगों को कनेक्ट करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। और वार्ड नंबर 135 के अंदर एक स्ट्रॉन्ग टीम हमने बनाया। मिक्स है उसके अंदर, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सारे लोग उसके अंदर मिक्स्ड हैं। वार्ड नंबर 140 के अंदर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाया। वार्ड नंबर 139 में एक निमोनिया बाग का इलाका है, वहाँ पर हम वीक थे, वहाँ के कई सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, MIM के साथ वो जुड़े और अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने अपनी टीम को बड़ी किया और पोस्ट, पद, जिसको जैसा काम था, जिसकी जैसी डिमांड थी, डिमांड इन द सेंस जो जो चीज़ डिजर्व करता था, हमने उनको देकर सारे लोगों को पार्टी में आज जोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मानकुर शिवाजी नगर 171 असेंबली में बहुत ही स्ट्रांग है और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से लोहा लेने को तैयार है। अतीक सर, ये बताइए कि विधानसभा के सीट के लड़ने के बाद आपको क्यों लगा कि आपको कॉरपोरेशन पर फोकस करना चाहिए? देखिए, कॉरपोरेशन इलेक्शन जो है ये गांधीयन फिलोसफी से निकल कर आया है। थर्ड टियर गवर्नमेंट्स भी बोला जाता है इसको। और थर्ड टियर गवर्नमेंट जो वो लोगों की जो बेसिक नेसेसिटी, सिविक नेसेसिटीज़ जो होती हैं, उनको डायरेक्ट अफेक्ट करता है। सो लोगों ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया कि हम लोगों के बीच में कोई हीरोइक स्टाइल में आए हुए थे, या हमने बहुत पैसा लेकर आया था, या हम बहुत बड़े ख़ानदान से आए हुए लोग हैं। लोगों ने हमें इसलिए पसंद किया कि हम उनके सिविक इश्यूज़ पर काम कर रहे थे। क्योंकि अगर आप मेरा और हमारी पूरी टीम का अगर पिछला काम देखेंगे तो हम सिविक इश्यूज़ पर कंटिन्यू फोकस करके उसको रेस करना, उसके ऊपर फाइट करना, रोड टू कोर्ट हमने फाइट उसके लिए किया है। सो उस इश्यूज़ पे हमने इलेक्शन लड़ा और लोगों ने हमें पसंद किया। 42,000 लोग जो वोट किए हैं और कुछ लोग वोट करने से चूक गए, तो सारे लोगों ने, जिन्होंने वोट किया, जिन्होंने नहीं किया, इन सारे लोगों ने ये चीज़ सोचा समझा
कि जो सिविक इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, ये सिविक इश्यूज़ हमारे इश्यूज़ हैं, इस पर काम करेंगे। लेकिन इलेक्शन हम हार गए तो वो सिविक इश्यूज़ अनटच्ड रह गए, उस पर हम काम करना तो चाहते हैं, लेकिन अथॉरिटी नहीं होने की वजह से उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। सो कॉरपोरेशन इलेक्शन इज़ वन ऑफ द चैनल जहाँ से हम जाकर लोगों की खिदमत कर सकते हैं, वो सिविक इश्यूज़ को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। गुड। अच्छा, जैसे कि अपने ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर एक डंपिंग ग्राउंड एक बहुत ही एक इश्यूज रहा है हमारे, जो बिल्कुल हेल्थ को लेकर काफ़ी इफेक्ट डालता है। तो इसका कुछ क्लोजर का या इसका कुछ साइंटिफिक आप क्लोजर का कुछ प्लान है आपका, अगर आप पावर में आते हैं या पार्ट बिल्कुल बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, इसके साइंटिफिक प्लान्स करने के लिए एक पूरी प्लानिंग की टीम लगती है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे, वो आज कई जगह पर कार्यरत हैं, वो सरकारी जॉब में कार्यरत हैं, अच्छी पोजीशंस पर है। तो मैं ये सारी चीज़ें उन लोगों से डिस्कस करता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे एक अच्छा सा प्लान बना के दो जिसको मैं पुटअप करूँ। सिर्फ उसका एक सॉल्यूशन सरकार के पास ये है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लेकर आए। लेकिन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अगर आप डंपिंग ग्राउंड में जाकर देखेंगे तो पद्मानगर की तरफ से रोड नंबर 15 पे सट कर, अच्छा, ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के सारे प्लांट चालू बन चुके हैं। इट इज़ अबाउट 2026 में वो चालू भी होने वाले हैं। मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है एक्चुअली हाँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। एक तो हमारी दिक्कत ये है कि अगर आप देखेंगे तो एसएमएस कंपनी है जिससे हम जूझ रहे हैं, और हमारी टीम एडवोकेट फयाज शेख और हमारी पूरी टीम इस पर कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है। कंटिन्यूस हमारी लड़ाई चल रही है कि इसको शिफ्ट किया जाए, जो बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर रहा है। अगर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आता तो आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर, नाइट्रोजन और डाइऑक्सीन जो है, ये इतनी खतरनाक गैसेस हैं वहाँ से रिलीज होंगी और वो डायरेक्ट लोगों को नपुंसक बना सकती हैं, स्किन डिजीजेस दे सकती हैं, हार्ट डिजीज दे सकती हैं, आंखों में तकलीफ हो सकती है। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे एमिस्ट वार्ड, पूरे वार्ड की मैं बात करूं तो एवरेज लाइफ जो है वो 39 इयर्स है सिर्फ, जो कि मुंबई में सबसे लोवेस्ट है और महाराष्ट्र में सबसे लोवेस्ट है। उसके बाद एसएमएस कंपनी, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, एक बड़ा डंपिंग ग्राउंड, उसके बाद एनिमल मतलब सारी वो चीज़ें यहाँ मौजूद है जो एक हेल्थ को इफेक्ट डाल सकती है। यस, एनिमल इंसिनरेटर्स, ये सारी चीज़ें लाकर यहाँ के 12 से 15 लाख लोगों की लाइफ को कुछ समझा नहीं जा रहा है। सो डेफिनेटली हम प्लान कर रहे हैं कि इसके खिलाफ, अगर आप देखेंगे हमने इसके ऊपर स्टडी किया है कि अगर ये डाइऑक्सीन अगर निकलता है तो ये 100 ईयर्स जो है वो ऑक्सीजन में रहता है। अच्छा। और यहाँ के बच्चे जो है वो लंगड़े लूले पैदा हो सकते हैं, उनको ऑलरेडी जो बर्थ डिजीजेस होती हैं वो सारी डिजीजेस लेकर पैदा हो सकते हैं, सारे दिक्कत आ सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को देखेंगे, मैंने जब स्टडी किया तो पता चला कि आई थिंक नंबर्स में 16th वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है पूरे देश भर में बनी। जगह जगह पर उनका विरोध हुआ और उनमें से मोर देन 50% जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। और उसके बाद लाकर गोवंडी डंपिंग लैंडफिल्स एरिया में लाकर यहाँ पर रखा जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो स्ट्रांग नहीं हैं, वो अपोज नहीं कर सकते हैं, या उनकी कोई साठगांठ है, ये वो जाने और कंपनी जाने। लेकिन अब जब तक कंपनी स्टार्ट नहीं होती, इसकी पहली रिपोर्ट जनरेट नहीं होती है, तब तक हम इसका विरोध नहीं कर सकते हैं टेक्निकली। और जब हम देखेंगे रिपोर्ट्स के साथ अगर लोगों को उससे कोई डिजीज़ हो रही है, कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो डेफिनेटली वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होने दो या सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होने दो, हम अपने लोगों के लिए सक्षम है लड़ने के लिए। और चाहे रोड पर चाहे कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़नी पड़े, वी आर रेडी टू फाइट। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये जो एसएमएस का रिलोकेशन का कुछ प्रोग्राम है आपका या प्लान है, क्या करेंगे? देखिए 18 महीने का समय दिया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, और उनका जो टाइम एक्सटेंशन है वो बढ़ा दिया गया है। और हमारी लीगल टीम जो है ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है कि एक्सटेंशन ज़्यादा लंबा ना किया जाए, और इसकी जो हजार्डस चिमनी है, जिस चिमनी से निकलता हुआ जो धुआं है वो यहाँ पर बीमारियाँ फैला रहा है, उस चिमनी को जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट करवा दिया जाए। हमारी फाइटिंग इसके ऊपर चल रही है, और ये कोई इलेक्शन के मुद्दे नहीं है। वी आर कंटिन्यूअसली फाइटिंग ऑन दीज इश्यूज़। ये ह्यूमैनिटी के मुद्दे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं देखिए बहुत स्पर्श में एक बात कहता हूँ कि मैं कोलाबा से नहीं आता हूँ, या मैं सानपाड़ा से नहीं आता हूँ, मैं अंधेरी लोखंडवाला से नहीं आता हूँ। मैं यहीं रहता हूँ, मेरे बच्चे यहीं रहते हैं, मेरे माँ बाप यहीं रहते हैं, मेरा पूरा ख़ानदान परिवार यहाँ रहता है। सो ये फाइट मेरे बच्चों की है,
और ये फाइट पूरे गोंडी के बच्चों की है, इसलिए हम कंटिन्यू इसको लड़ रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, जैसे कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि इसके बारे में क्या प्लान है, जैसे कि अभी ये ओवर क्राउडिंग होता जा रहा है, स्लम्स बनते जा रहे हैं, तो इसको कैसे आप मैनेज करने का कुछ प्लान है, कुछ स्कीम है या कुछ सजेशन है टू द अथॉरिटी, क्या है इसमें? देखिए प्लानिंग अथॉरिटीज़ बनाती है, डीपी प्लान्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ये जो पॉपुलेशन ओवरबस्ट होता जा रहा है मानकोर शिवाजी नगर असेंबली में, उसका मेजर कारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जगह थोड़ी सस्ती मिल जाती है। यहाँ के क्या बोलते हैं आप, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ा लो कॉस्ट का है, इसलिए मुंबई के तमाम लोग जो एक पुअर और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ आकर बसते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बसने नहीं देना ये सवाल नहीं उठता है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनकी सिविक नेसेसिटीज़ जो है उसको बैठकर बीएमसी के साथ प्लान आउट करना। जैसे वाटर, पानी जितना आता है वो एक स्पेसिफिक लोगों के लिए आता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो यहाँ के कॉरपोरेटर्स को वहाँ बैठकर बताना चाहिए कि ये पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है और वाटर की सेफ्टी और किस तरह से वाटर रीचिंग किया जाए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर किस तरह से पहुँचाया जाए। सैनिटाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए आज हर प्लॉट के अंदर बाथरूम्स बने हुए हैं, चाहे वो स्लम्स हो या प्लॉटिंग्स हो, सब जगह बाथरूम बने हुए हैं और तमाम बाथरूमों पर ताला लगा हुआ है। तो जो लॉट 11 में बाथरूम्स आए थे उसके ऊपर आप कमीशन खाने के लिए आपने 2-2 माले का बाथरूम तो बनवा दिया, लेकिन बाथरूम में ताला लगा हुआ है। जो पहले से रह रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने घरों में बना लिया, उसको इस्तेमाल नहीं आता, लेकिन बाथरूम जो पब्लिक टॉयलेट है वो प्लॉट के लोगों के लिए तो था, लेकिन रोड जो है 2 रोड्स कनेक्ट होते हैं, 2 रोड इस तरफ से कनेक्ट होते हैं। ऑलमोस्ट हर प्लॉट को 4 रोड्स कनेक्ट होते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं से। सो इस रोड पर चलने वाले जो मुसाफिर हैं, जो बाहर के आए हुए लोग हैं, अगर उनको टॉयलेट आ जाए तो वो कहाँ जाए? टॉयलेट में तो ताला लगा हुआ है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत छोटी चीज़ें, इसके ऊपर सोच नहीं जा रही है। इन बाथरूमों को खोलने का काम हम करेंगे। अभी मैंने 15 दिन पहले एक प्लॉट का बाथरूम का ताला ही तोड़ दिया। अच्छा। उसमें सील वील नहीं लगी थी तो मैंने उसको तोड़ दिया, पता नहीं किसने लगाया था। अच्छा। तोड़कर उस प्लॉट के लोगों को हैंड ओवर किया, अब वो ऑपरेटिव है। सो लोगों की डिमांड है, बट ताला लगाकर उसके अंदर आप देखें तो एक जगह बाथरूम के अंदर मैंने कोरेक्स की बोतलें जो है लाइव दिखाया था, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा। कई जगह गुटके रखे हुए हैं, ये सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। कई जगह कबूतर पालन चल रहा है, कई जगह बकरा बकरी पालन चल रहा है। तो ये सिविक चीज़ें जो हैं, जो लोगों की हैं, इनको दिलाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो रोड है, गली है, नाली है, चाली है, इसके पैसे आते हैं, बजट आता है। और मैं आपको एकदम आपकी और हमारे व्यूवर्स को एकदम क्लियर बात बताऊं, बजट्स आते हैं और बजट आकर कई बार वापस चला जाता है। पता ही नहीं है कि इन बजट्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। वो सिर्फ लोग ये देख रहे हैं कि कहाँ पर मुझे कमीशन ज़्यादा मिलेगा, इसकी होड़ लगी हुई है। और मैं बार बार अपनी स्पीचेस में या लोगों से मुखातिब होते हुए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉरपोरेटर्स ने एक कमीशन का धंधा बना लिया है, और कॉरपोरेटर्स की वजह से ऑफिसर्स ने उस धंधे में पार्टिसिपेशन ले लिया है। सो बीइंग एन कॉरपोरेटर, अगर आप कमीशन नहीं लेते हो, 20 से 28% कमीशन चल रहा है, तो बिल्कुल 4 चालियों का काम आता है। अगर 28%, 25%, 20% कॉरपोरेटर्स ले रहे हैं, फिर ऑफिसर्स ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, तो 100 रुपए के काम का 25 रुपए बच रहा है, 75 रुपए बढ़ जा रहे हैं। तो 25 रुपए में वो कॉन्ट्रैक्टर काम क्या करेगा और प्रॉफिट क्या कमाएगा? तो 4 गलियों की जगह 2 गलियां बनती है, 2 गलियां बच जाती हैं। वो भी मेरे ख्याल से वो अगर ऐसा तो वो तो कंक्रीट बनती नहीं होगी, वो तो बहुत कम दो बनती है। देखिए, उसकी क्वालिटी तो क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कितनी पुअर क्वालिटी की बनती है। 2 बनती हैं, 2 रह जाती हैं, और फिर उसके बाद जब अगल बगल के लोग जाकर कंप्लेंट क्या करेंगे? कंप्लेनिंग अथॉरिटी तो कॉरपोरेटर की है। कॉरपोरेटर बोलता है ठीक है देखेंगे, अभी पैसे नहीं आए, लोग चले जाते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, वो बेचारे ऑफिसर्स के पास जाते हैं, ऑफिसर्स उनकी फाइल यहाँ वहाँ दौड़ाते हैं, और इसमें 2 साल 3 साल गुजर जाता है, फिर से फंड आता है, फिर वही कमीशन खोरी। सो हमारा जो डेवलपमेंट का प्लान है वो इस तरह से कि कमीशन खोरी को बिल्कुल 0 लेवल पर लेगा, 0%, नो कमीशन खोरी। अगर 4 गली का काम आ रहा है, अगर हम कमीशन नहीं लेते हैं, हमारी वजह से ऑफिसर नहीं ले पाएंगे, तो जो 75 रुपये 100 रुपये के बट रहे थे वो बचेंगे। वही कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कमा कर भी 4 गलियों की जगह 8 गलियां बना कर जाएगा।
सो डबल पेज में काम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से अगर काम किया जाए तो काम होगा। और इंशाल्लाह अगर हमारे मजलिस के, मेरी उम्मीद है कि 4 से 6 कॉरपोरेटर्स इस असेंबली से जीत कर आएंगे। अच्छा। कुछ लोग अभी कमेंट में लिखेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से हमें पूरा यकीन है। हमारे जो मानकुर शिवाजी नगर असेंबली की टीम है, चाहे वो महिला की टीम हो, जेंट्स जनरल बॉडीज़ हों, यूथ की टीम हो, सारे लोग लगे हुए हैं। जिस तरह से हमने लोगों को कनेक्ट किया हुआ है, उम्मीद है 4 से 6 सीटें आएंगी। और आने के बाद गोवंडी के अंदर सिविक बॉडीज़ इलेक्शन के बाद जो बदलाव देखने को मिलेगा, वो पूरे मुंबई के अंदर इंशाल्लाह उसकी जो है एक मॉडल क्रिएट किया जाएगा और पूरे मुंबई को बताया जाएगा कि गोवंडी में इस तरह से काम होता है। चलिए, बहुत अच्छी एक्चुअली प्लानिंग है, अगर आपकी ऐसी प्लानिंग है तो। अच्छा, अब ये हम आते हैं कि जो हमारे जो करंट जो एमएलए हैं मिस्टर अबू आसिम आज़मी, वो पिछले समझो कि 4 टर्म से वो इस पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि आपको कैसा लगता है, मतलब क्या आपको क्या लगता है कि उनका कौन सा सबसे बड़ा सिविक फेलियर है? देखिए, अबू आसिम आज़मी साहब के बहुत सारे फेलियर्स हैं और उसको आप ठीक करना कैसे चाहेंगे? बहुत सारे फेलियर्स। हाँ। उसमें सबसे बड़ा जो फेलियर है, मैं ये कहता हूँ कि लैक ऑफ एजुकेशन को उन्होंने बहुत नेग्लेक्ट किया उनके लोगों ने। आप देख रहे हैं कि वो 16 साल कंप्लीट हो गए उनके, 16 ईयर से वो खुद एमएलए हैं और तकरीबन 4 टर्म से उनके कॉरपोरेटर्स हैं। बीएमसी स्कूल जो है वो बन रही है, बिल्डिंगें तो बनती हैं, वो पूरे मुंबई में बनती हैं। बिल्डिंगों को ये दिखाते हैं कि हमने बिल्डिंग बना दी, लेकिन उसका जो एजुकेशन है वहाँ पर, जो एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ठीक है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन जो उसकी रूह है वो वहाँ की एजुकेशन है। ट्रू, राइट, टोटली। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जितनी भी बीएमसी स्कूल्स हैं, आप आकर नारियल तो फोड़ते हो, जबकि इस मुद्दे में नहीं पढ़ना है कि वो बीएमसी स्कूल बन किससे रही है, बना कौन रहा है। नारियल आप फोड़ते हैं, चलिए हम मान लिया आपने नारियल फोड़ा, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कितनी बार इनके कॉरपोरेटर्स या ये खुद सुबह 7 बजे बीएमसी स्कूल में जाकर विजिट किए हों और देखे हों कि बच्चों को खड़े रह के प्रेयर में कहाँ पर तकलीफ़ हो रही है, वॉशरूम कितना गंदा है, पीने का पानी है या नहीं है, बेंचेस की कमी है या नहीं है, टीचर्स प्रॉपर अवेलेबल है या नहीं है, बोर्डों की हालत, वो ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, हमारे टाइम अच्छे हुआ करते थे। आज मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, ब्लैक बोर्ड्स को देखता हूँ तो वो टीचर्स पर मुझे तरस आता है कि मैं एज अ टीचर, मैं अगर चौक से लिख रहा हूँ, अगर मुझे प्लेन सरफेस ना मिले तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो वो टीचर्स, मैं उनको सलाम करता हूँ, बीएमसी के टीचर्स को, जो हमारे गरीब बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तकलीफ से पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे काम टीचर्स के नहीं है सुधारने के, टीचर का काम पढ़ाना होता है, लेकिन ये काम सुधारने के कॉरपोरेटर्स के थे, क्योंकि बीएमसी के अंतर्गत आता है। ये कॉरपोरेटर्स इनके थे, इन्होंने कॉरपोरेट का इस्तेमाल किया। और मैं इस चीज़ को बखूबी जानता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है बोलने में कि मैं ख़ुद बीएमसी स्कूल में पढ़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज डबल MA हूँ। मैंने LLB कर लिया है, पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में मास्टर किया हुआ, आगे मैं PhD भी करूँगा। मेरे वालिद साहब के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन आज मैं अपने बच्चों को BMC स्कूल में इसलिए डाला कि मुझे प्राइवेट स्कूल्स और BMC को जब मैं कंपेयर करता हूँ तो BMC स्कूल्स को मैं ज़्यादा बेहतर पाता हूँ, लेकिन ये और बेहतर हो सकती हैं अगर इस पे विजिट प्रॉपर किया जाए, इनकी कमियों को यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा सही जगह पर रेज किया जाए तो ये स्कूल्स, मुझे लगता है कि मानकुर शिवाजी नगर असेंबली में जितनी स्कूल्स हैं BMC स्कूल्स, ये स्कूल्स यहाँ के बच्चों के लिए इनफ होंगी और बेटर एजुकेशन देकर गोवंडी को बदला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसा कि यहाँ के जो हमारे MLA हैं अबू आसिम आज़मी साहब, तो उन्होंने ब्यूटिफिकेशन पे काफ़ी ध्यान देने की, मतलब ध्यान दे रहे हैं वो। और जबकि आपका जो कुछ मुद्दा ऐसा होता है जो बेसिक चीज़ों को लेकर है, तो मतलब वोटों को आपको लगता है कि मतलब यानी कि ब्यूटिफिकेशन भी होना चाहिए लेकिन बेसिक चीज़ें भी होना चाहिए, तो इसमें क्या फ़र्क लगता है आपको? देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मुझे लगी है बहुत तगड़ी भूख और मेरा मुंह पर थोड़ी सी धूल जमी हुई है। अब बताइए, मैं अपने मुंह पर लाली पाउडर खरीदने के मेरे पास पैसे हैं, 100 रुपये हैं, मैं पहले अपनी भूख मिटाऊं या पहले अपने चेहरे को लाली पाउडर लगाऊं? बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर नेसेसिटी है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है उसको पहले फुलफिल किया जाए, सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स भी ज़रूरी है। अगर गोवंडी के लोगों को
बेसिक अमेनिटीज़ मिले, बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें मिले। जैसे पीने का पानी, आज पानी आ रहा है, सब जगह आ रहा है, सब जगह नहीं आ रहा है, बहुत जगह पानी नहीं आ रहा है। पानी तो आ रहा है, लेकिन लोगों के पास जो नल है वो एक वक्त में ऐसे लगवा दिया गया। आज बीएमसी जो उसके ऊपर नोटिस चिपका कर जा रही कि इसका परमिशन लीजिए, इसका नल लीजिए, और नल लेने के लिए लोग जा रहे हैं तो 25,000 और 28,000 मांगा जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल। ये अब देखिए, तो एक तरह से ये मैं ये कहूँगा कि आपने ये तो दिखाया कि मैंने पानी लाया, लेकिन उसके पीछे की कहानी ये है कि पानी आपने लीगली लोगों के घर तक नहीं पहुँचाया, और आज भी आप सहायता नहीं कर रहे हो, उसका गलत फ़ायदा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक 3,500-4,000 या 5,000 रुपये के कनेक्शन का 25,000 रुपये लोग दे रहे हैं। कई लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं दे रहे हैं। बीएमसी नोटिस चिटका कर जा रही है, नल काट कर जा रही है। तो ये सारी चीज़ें बीएमसी की थी, कॉरपोरेटर्स का काम था, ये सारी चीज़ें उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो ब्यूटिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन मेरा पेट भरे, मुझे जो बेसिक ज़रूरतें मेरी हैं वो पूरी हों, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन भी करें। मैं अपने घर में पेंट उस वक्त लगाऊंगा जब मेरे बच्चों को घर में खाना और शिक्षा और उनकी जो स्वास्थ्य है वो हेल्दी रहे, तब जाकर मैं अपने घर में पेंट लगाऊंगा, वरना बच्चों को बीमार और भूखा छोड़कर मैं घर को पेंट नहीं करूंगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अधिक सर एक चीज़ और भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुंबई में आपने यार मेरे ख्याल से ये ट्रेंड बन चुका है कि आपके एक छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं उसमें बड़ा सा गेट बनाया जाता है। मेरे ख्याल से उसको बनाने के लिए हज़ारों में लाखों में खर्च होता है। बिल्कुल। तो इस प्रोजेक्ट को बनाना क्या ज़रूरी है, क्योंकि वो पैसा तो किसी अच्छे काम के लिए भी यूज़ हो सकता है। उसके बारे में आपने कुछ प्लान किया है क्या? अगर आप आते हैं, मतलब आपके पास अथॉरिटी आती है, कोई भी लेवल पे है, तो क्या आप भी इस तरह के गेट्स बनाएंगे, या फिर मतलब क्या आप कुछ? देखिए, मैं इस चीज़ का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मैंने हिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से पढ़ी है, मैं इकोनॉमी का भी स्टूडेंट रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट रहा हूँ। सो हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे ना, तो ये गेट जो है वो सिम्बॉलिक्स बनाए जाते थे। ये राजा महाराजाओं के टाइम बनाए जाते थे। जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो उन्होंने भी 2 गेट्स इंडिया को बना के दिया, और आज वो सिम्बॉलिक है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उन 2 गेट्स के अलावा मुझे लगता है इस देश के अंदर बनने वाले सारे गेट जो सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन के नाम पर बनाया जा रहा है, वेस्ट ऑफ पब्लिक पर्स है, वेस्ट ऑफ मनी है। अगर उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करके, आई टोटली एग्री, इन्हीं पैसों को अगर इस्तेमाल करके लाइब्रेरीज क्रिएट की जाए, स्कूल्स क्रिएट किए जाए, या स्किल सेंटर्स बनाए जाए जहाँ पर बच्चे फ्री में स्किल ले सकें, काम सीख सकें, और छोटे छोटे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं औरतों के, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके घर में रोज़ के 100 रुपये या 50 रुपये नहीं पहुंच पाते हैं। सो ऐसी औरतें भी हैं जो क्राइम की तरफ या ऐसे किसी काम की तरफ जाती है जो सोसाइटी में उनको हीनियस निगाहों से देखा जाता है। सो ऐसे जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनको फंड किया जाए, ताकि वो छोटी छोटी चीज़ें पापड़ बनाकर या आर्ट बनाकर अपने घर को चला सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ये सारी चीज़ों पर खर्च करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेस्ट ऑफ मनी है, और ये एक सिंबल, मुझे ऐसा लगता है कि ये एरोगेंसी का सिंबल है कि भाई एक गेट बना दिया और उसके ऊपर मैंने अपना बड़ा सा नाम लिख दिया, और फिर मैं उसको दिखाता हूँ कि देखिए मैंने डेवलपमेंट के नाम पर ये गेट बनाया है, देखिए मैंने डेवलपमेंट। बल्कि मुझे नहीं लगता कि उस गेट से दुनिया के किसी भी इंसान को फायदा हो रहा होगा, किसी भी इंसान को। बिल्कुल। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप पावर में आते हैं तो आप एटलीस्ट इस गेट ट्रेंड को डिस्करेज करेंगे। बिल्कुल। ये गेट का ट्रेंड हो, या जिस तरह से ब्यूटिफिकेशन के नाम पर खुद की मार्केटिंग की जाती है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। जनता का पैसा मेरी मार्केटिंग के लिए नहीं लगे, जनता का पैसा मेरे घर में ना जाए, जनता का पैसा मेरे फ़ायदे के लिए ना लगे। अगर 100 रुपया जनता के लिए आ रहा है तो 100 रुपया पूरा खर्च हो। अगर मैं 101 नहीं कर सकता हूँ तो मैं 99 करने का भी अधिकार नहीं रखता हूँ। और ये सारी चीज़ें करने के लिए अगर जनता मुझे कॉर्पोरेटर चुनती है तो इसी जनता का पैसा एज अ सैलरी मुझे मिलता है। सो एज ए एम्प्लॉय मुझे काम करना है, जिससे मेरे लोगों की उन्नति हो, महाराष्ट्र की उन्नति हो, मुंबई की उन्नति हो, और देश की उन्नति हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हेल्थ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑब्वियसली इतना बड़ा पॉपुलेटेड हमारा ये एरिया है जो गोवंडी शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड, डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बीएमसी के हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं। ठीक है। तो उसके, और अक्सर होता है कि अलग अलग रीजंस होते हैं कि भाई उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसको सुधारने के लिए क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए, हमारे यहाँ तो मजाक चलता है। हमारे यहाँ एक 7th फ्लोर का एक हॉस्पिटल है,
जिसके अंदर आप देखेंगे जब भी इलेक्शन आया उसके ऊपर नारियल फोड़ा गया। एक्स कॉरपोरेटर ने फोड़ा, नेक्स्ट कॉरपोरेटर ने फोड़ा, एमएलए ने 3-4 बार फोड़ा, एमपी साहब ने फोड़ दिया, अपोजिशन ने फोड़ दिया, सब ने उसके ऊपर नारियल फोड़े। लेकिन आज वो 7 माले का हॉस्पिटल सिर्फ एक डिस्पेंसरी बन के रह गया। वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं। अभी लास्ट 3 और 4 डेज बिफोर मेरे ही दोस्त का मुझे फ़ोन आया कि मैं अपनी बच्ची को लेकर आया था, बीमार है और यहीं पर उसका जन्म हुआ। तो 9 बजे मुझे टाइम दिया गया था कि 9 बजे डॉक्टर आएंगे और 11:15 बज रहा, डॉक्टर नहीं है और 40-45 लोगों की लाइन लगी हुई है। तो मैंने उनको बोला कि 3rd फ्लोर पर जाइए, इंचार्ज बैठा होता, उनको रीज़न पूछिए कि क्या रीज़न है। तो रीज़न मुझे मिला कि डॉक्टर्स की कमी है। अब बताइए 7th फ्लोर का हॉस्पिटल जिसका नारियल एमपी साहब फोड़ रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब भी आकर फोड़ चुके हैं, शिंदे साहब भी वहाँ पर आए हैं और एमएलए साहब ने कई बार फोड़ा, एक्स नेक्स्ट सारे कॉरपोरेटर्स ने फोड़ दिया। और उस हॉस्पिटल के अंदर एक डिस्पेंसरी बनाकर इतने बड़े स्ट्रक्चर को आप वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर बनकर आज 6 साल हो गए, 6 साल में उस स्ट्रक्चर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया गया तो स्ट्रक्चर डेप्रिशिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है और लोग परेशान हैं। लोगों को कभी केईएम जाना पड़ता है, राजावाड़ी जाना पड़ता है और शताब्दी जाना पड़ता है। सो ये सारे फेलियर्स हैं हमारे कॉरपोरेटर्स के और उन कॉरपोरेटर से बड़ा फेलियर ये हमारे एमएलए साहब का है। इंशाल्लाह हमारे कॉरपोरेटर्स आएंगे, इस हॉस्पिटल को एटलीस्ट 15 लाख की आबादी है हमारी, 12 से 15 लाख की आबादी है। इतनी पॉपुलेशन के अंदर एक प्राइमरी लेवल का हॉस्पिटल जिसकी अनुमति उसको दी गई है, प्राइमरी लेवल का हॉस्पिटल बनना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल बिना नारियल फोड़े, ये नारियल का भी ट्रेंड हम ख़त्म कर देंगे। क्यों नारियल फोड़ना? एहसान कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर, सैलरी लेते हैं आप, तो नारियल का भी ट्रेंड ख़त्म करेंगे और बिना नारियल फोड़े इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स और इलाज का इस्तेमाल करेंगे। इस बिल्डिंग की प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो लाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी तक यही एक इसको एक मतलब हमारे लिए एक बदकिस्मती समझो कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद वो यूज़ में नहीं आ पा रहा। उसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट तो ये है कि काम में नहीं आ रहा। तो दूसरी बात अगर हम करते हैं, जो बीएमसी को जो बजट मिलता है, कॉरपोरेटर्स को जो बजट मिलता है इससे पहले जो मिलता है, तो इसका अगर आप पावर में आते हैं तो क्या आप इसका बजट का इस्तेमाल बड़ी ट्रांसपेरेंसी से करेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है, अक्सर हुआ नहीं अभी तक? देखिए बजट जो है एक अच्छा टर्म है, यूज़ किया जाता है, लेकिन ये एक्चुअली जो है बजटरी जो चीज़ें हैं ना, ये इस तरह से होती हैं कि फिनांस किस तरह से फिनांस किया जाए देश के अंदर, देश के सबसे लास्ट जो कॉर्नर है वहाँ तक कि किस तरह से देश के टैक्स के पैसे को पहुँचाया जाए ताकि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, देश के लोगों को एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले। क्योंकि हमारा जो देश है, 5 फीचर्स हैं हमारे देश के: सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सोवरिन। ये 5 फीचर्स हैं। उसमें जो सोशलिस्टिक फीचर है हमारे देश का, ये फीचर बताता है देश देशवासियों का है, गवर्नमेंट लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए जाएंगे, कॉरपोरेटर्स लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए जाएंगे, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। सो बजट एक ऐसा सीन है, 2 जगह से मैं बताता हूँ। एक बजट में प्रेजेंट होना, बजट जब बन रहा है या बजट जब प्रेजेंट किया जा रहा है तो उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करना, उसके अंदर सजेशंस देना। मुझे नहीं लगता है हमारे किसी कॉरपोरेटर ने कभी ये किया होगा। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, प्रजा की ही रिपोर्ट थी कि मार्केट जो एमिस्ट वार्ड के अंदर मार्केट्स हैं, ये एमिस्ट वार्ड के अंदर तकरीबन 9 या 12 कुछ टोटल कॉरपोरेटर्स आते हैं। 12 या 13 कॉरपोरेटर्स आते हैं कि एमिस्ट वार्ड के अंदर मार्केट बजट्स के ऊपर पिछले 10-15 सालों के अंदर 0 रुपीज़ का बजट एलोकेशन हुआ है। 0 रुपीज़ का बजट एलोकेशन। और उसका आउटकम ये आता है कि आपके यहाँ मार्केट बजट्स नहीं है, आपके यहाँ मार्केट्स नहीं है। जो बाजार बनाया गया था बीएमसी के द्वारा, वो कई लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन्होंने अपनी पर्सनल दुकानें ले रखी हैं। वो लोग कौन है? किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। अब उनसे लोग उलझते नहीं, ऑफिसर्स आँख बंद किए हुए हैं या ऑफिसर्स को भाड़ा पे करते होंगे। सो अगर मार्केट नहीं है, पॉपुलेशन है
और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है जो बाहर जाकर जॉब कर सके, तो वो क्या करेगा? इसी पॉपुलेशन के अंदर अपनी एक दुकान चलाएगा, और दुकान नहीं मिलेगी तो वो ठेला लगाएगा। सही है। और जब ठेला लगाता है रोड के ऊपर, तो फिर गाड़ियाँ भेजकर उसको उठा लिया जाता है, पुलिस के द्वारा उनको परेशान किया जाता है। सो प्रॉब्लम्स जब आप समझोगे तब उसका रिजल्ट्स या उसका सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेगा। सो प्रॉब्लम ये है कि मार्केट नहीं है। जितनी मार्केटें हैं उसको अगर 4-5 फ्लोर्स में तब्दील किया जाए, तो शायद ये जो रोडों के ऊपर ठेले हैं, इन गरीबों को अगर उसके अंदर मार्केट दिया जाए तो ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। ये तो मतलब अगर ऐसा किया जाए तो हो सकती है। एग्जैक्टली। सो बजट के अंदर अगर आप सजेशन लेकर जाओगे तो हमारी पार्टी के जितने भी कॉर्पोरेट्स आएंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे से जो इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर हमने जो सीखा है अच्छा। वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और जितना पैसा आएगा बजट्स का, जितना अलॉट होगा हमारे कॉर्पोरेट्स को, वो 100% लोगों पर खर्च होगा। और अगर कुछ बजट नहीं आएगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एमआईएम अगर जीत भी जाएगी तो बजट कहाँ से लाएगी, तो वो ये भूल रहे हैं कि एमआईएम के पास अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं, एडवोकेट्स, टीचर्स। अभी हम जा रहे हैं अपने कैंडिडेट्स देने के लिए, आप देखिएगा सारे कैंडिडेट्स लिटरेट होंगे, हाईली क्वालिफाइड होंगे, और हमारे पीछे जो लोग हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो लीगल फील्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं, और कई एक ऑफिसर्स हैं जो मेरे साथ खुद पढ़े हुए हैं। सो जो एक ज़िले को संभाल रहे हैं, एक तालुके को संभाल रहे हैं, तहसीलदार हैं। तो इन लोगों के साथ जब मैं बैठूंगा और बजट नहीं आएगा, हम प्लान करेंगे, जब वो मुझे रास्ते बताएंगे, जब हम रास्ते लेकर आएंगे, तो बजट छीन कर लाया जाएगा, मांग कर नहीं। क्योंकि बजट हम अपना घर बनाने के लिए नहीं लाएंगे, बजट हम देश और गोवंडी अगर आगे बढ़ेगा, हमारा इलाका आगे बढ़ेगा तो गोवंडी आगे बढ़ेगा, गोवंडी आगे बढ़ेगा तो मुंबई आगे बढ़ेगा, मुंबई आगे बढ़ेगा तो महाराष्ट्र की तरक्की होगी, महाराष्ट्र की तरक्की होगी तो भारत देश की तरक्की होगी। इस तरह से हम काम करने को जा रहे हैं। आपके जो कैंडिडेट्स हैं, जो कॉर्पोरेशंस में मुंबई का जो इलेक्शन आने वाला है, जो डिक्लेयर तो हो गया, तो इसमें क्या क्राइटेरिया पे आपने सिलेक्ट किया अपने कैंडिडेट्स को? क्या मतलब उनका बैकग्राउंड चेक किया है आपने, या मतलब या ऐसा हो सकता है कि पहले से भी पॉलिटिकल पार्टी में थे या उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, उसका क्या है कि बेसिक क्राइटेरिया क्या है? पॉलिटिक्स में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो कुछ लोग होते हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। उनको एक पार्टी में होते हैं, वो काम करते हैं या पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ जुड़े होते हैं, उनको एक पोजीशन चाहिए होता है जिसके लिए वो बड़ी पोजीशन पाने के बाद वो चेंजेस ला सके। हमने डिसाइड ये किया था कि देखिए, हमारी लड़ाई पॉलिटिक्स को साफ करने की, मैं पूरे देश की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन असद साहब ने, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने, अहमद बलाला साहब ने, इम्तियाज़ जलील साहब ने, हमारे मुंबई सदर फारूक शाब्दी साहब ने मुझे फ्री हैंड दिया यहाँ पर काम करने के लिए। तो मुझे जहाँ पर फ्री हैंड मिला है, मैं चाहूँगा कि वहाँ की पॉलिटिक्स को साफ करके एक मॉडल क्रिएट करूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरे इलाके में वो मॉडल को ले जाऊँ। क्योंकि अगर मेरे पास मॉडल होगा तो मुझे अपनी बात समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। सो हमने ये डिसाइड किया था कि ऐसे किसी कैंडिडेट को हम एंटरटेन नहीं करेंगे जिसके ऊपर हीनियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो, हीनियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, जिसके प्रूव्ड कन्विक्शन हो, उस चीज़ के लिए एलिगेशंस ना, कन्विक्शंस हो। दूसरा, कोई ऐसा बंदा या बंदी हमारे पास ना आवे, हमारे साथ ना रहे जिसके नशे के कारोबार हो, क्योंकि हमारी लड़ाई नशे के खिलाफ है। ये पूरे देश, पूरे कौम और पूरी इंसानियत के खिलाफ है। सो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में लाकर और पावरफुल बनाना, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और तीसरा हमारा क्राइटेरिया ये था, जो लोगों के साथ जुड़ा रहे, कनेक्ट रहे, और जब भी कोई एक मतलब आपके इलाके का सबसे गरीब इंसान भी है, सबसे कमज़ोर इंसान भी है, अगर वो आपके सामने आकर खड़े हो तो आप उसको इज्जत देवें, ना कि उसको बोले अभी मैं बिज़ी हूँ आप जाइए। इस तरह की हमने सोच रखी थी। और चौथी, हमने ये क्राइटेरिया रखा था कि देखिए, नाली चाली गटर तो ये बनते रहेंगी, ये कोई भी बनवाएगा, लेकिन हाउस में जो हमारे लोग जीत कर जाएंगे, वो हाउस में वॉच रखें क्या हो रहा है, किस तरह का रूल्स क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के लॉज बनाए जा रहे हैं, बाय लॉज क्रिएट किए जा रहे हैं, और क्या चेंजेस लाया जा रहा है, किस तरह का डीपी प्लान बनाया जा रहा है, किस तरह से
खेल के मैदानों को इनक्रोच करने की अगर कोशिश की जा रही है तो किस तरह से उसको बचाया जा सके, किस तरह से एजुकेशन पर काम किया जा सके, किस तरह से जो हमारे हेल्थ के इश्यूज़ हैं और हॉस्पिटल के इश्यूज़ हैं इसको सॉल्व किया जा सके, इन सारी चीज़ों को समझ सके और हाउस में बोल सके। तो डेफिनेटली हमने ये क्राइटेरिया रखा है कि हमारे कैंडिडेट्स लिटरेट होना चाहिए, एटलीस्ट इतने तो लिटरेसी उनके पास होनी चाहिए कि वो जब उनके पास कोई चीज़ आवे तो वो पढ़कर समझ सके और एक प्लान्ड ओपिनियंस तो एटलीस्ट क्रिएट कर सके कि इस पर मेरा ये ओपिनियन है। और फिर उसके बाद जो हमारी कमेटी है, हमने एक थिंक टैंक भी बनाया हुआ है। हमारे जितने भी कॉर्पोरेटर्स जीत के आएंगे उनके पीछे हमारा एक थिंक टैंक होगा। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उस थिंक टैंक ने मुझे भी उसका मेंबर रखा हुआ है, सो मैं भी उसका मेंबर हूँ। तो हम प्लान करके अपने कॉर्पोरेटर से काम करवाने वाले हैं, अनप्लान हमारा काम नहीं होगा। जिस तरह से सरकारें चलती हैं उस तरह से गोवंडी के अंदर हम कॉर्पोरेटर से काम करवा के लेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा, क्राइम को लेकर, क्योंकि अब देखिए जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पर नेचुरली कहीं ना कहीं क्राइम के रेट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो उस पर आप कब करने के लिए उसको क्या आपने एक थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें हैं जो एक कॉर्पोरेटर कर सकता है उसको क्या आपने सोचा इसके बारे में? क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए वो अथॉरिटी जो है वो एमएलए की होती है, क्योंकि स्टेट जो पुलिस जो है वो स्टेट के अंतर्गत आता है। लेकिन कॉर्पोरेटर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कॉर्पोरेटर्स उसको बोला जाता है जो डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पीपल है। और अगर मैं एज अ कॉर्पोरेटर देख रहा हूँ, देखिए मैं इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं पहले स्पष्ट कर दूँ, लेकिन एज अ कॉर्पोरेटर अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही पड़ोस का बच्चा नशा कर रहा है, तो आई हैव टू टेक एक्शन ऑन इट। और मेरा एक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू स्पीक विथ पेरेंट्स की क्या बात है भाई, आप बच्चे का ख्याल रख रहे नहीं रख रहे, तो उनसे बातें निकल कर आएगी। अभी मैं जल्दी एक जगह गया था मिलने के लिए, बेचारी बुढ़िया औरत है, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों नशे में हैं। मैंने जब उन बच्चों से बात किया तो बच्चों ने बोला काम नहीं है सर, तो हम करेंगे क्या, यहाँ बैठकर क्या करेंगे, और फिर सर हम लोगों को कौन बिठाता भी नहीं है सोसाइटी के अंदर, तो हम लोगों का हमने एक अलग ग्रुप बना लिया है। सो जो नशा करने लोग, उनका एक अलग दुनिया है, उनको उस दुनिया से बाहर निकाल कर इस दुनिया में लाना है। ट्रू। तो उनको, वो बीमार हैं। बीइंग एन कॉर्पोरेटर हम एक चीज़ ज़रूर कोशिश करेंगे, सारे कॉर्पोरेटर्स मिलकर हमारे ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक रिहैब सेंटर जो बहुत कम कॉस्ट पर या फ्री में जैसा भी हो उसका इंतज़ाम किया जाए। जो बच्चे बीमार हैं, जो नशा कर रहे हैं, उनको उठाकर वहाँ ले जाया जाए, सुधारा जाए। दूसरा, अपने अपने कॉर्पोरेशन इलाके के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बाथरूम बंद है, उसको खुलवाना, और उस बाथरूम के अंदर क्या है उसको बाहर निकलवाना। अगर गलत चीज़ है तो पुलिस को इन्फॉर्म करके उसको जब्त करवाना। तीसरी चीज़ ये कि कहाँ कहाँ पर लोग नशा बेच रहे हैं। बीइंग एन कॉर्पोरेटर लोग डरते हैं, लेकिन कॉर्पोरेटर को लोग इसलिए चुन कर देते हैं कि मैं डर रहा हूँ लेकिन आप मत डरिएगा, आपके पास लोगों का मत है, लोगों का एक अथॉरिटी, हाँ एक अथॉरिटी लोगों ने दिया, वोट्स दिया, लोग आपके साथ हैं। तो एक कॉर्पोरेटर होने के नाते जिस कॉर्पोरेशन एरिया में जहाँ जहाँ नशा हो रहा है, डीसीपी के साथ मिलकर, लोकल पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जैसे भी हो, वहाँ पर रेड करवाना कंटिन्यूअसली, वहाँ पर चौकसी बढ़वाना, और उन एरिया में बार बार खुद का विजिट करना, ताकि नशा बेचने वालों को भी डर लगे। अगर नशा बेचने वाले नहीं हैं तो नशा नहीं होगा, और नशा जो बेचारे कर रहे हैं बच्चे, अगर वो रिहाब में है तो दूसरी नस्ल तक ये जो ना पहुँचे, गंदगी है वो नहीं पहुँचेगी। और मेरा ये मानना है कि मानखुर शिवाजी नगर असेंबली में जो क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहा है वो नशे की वजह से हो रहा है, और नशा कम होगा, क्राइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और क्राइम होने का दूसरा ये कारण है कि नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल्स कम है हमारे पास। तमाम अगर आप देखोगे बीट तो बंद है, लादी वाले लादी रखकर उसके सामने बेच रहे हैं, बिल्कुल बीट्स बंद हैं। बीट्स बंद होने का कारण ये है कि पुलिस पर्सनल्स कम है। सो वो काम एमएलए साहब का है, लेकिन जो बीट बंद है, जिस कॉर्पोरेटर के एरिया में बीट बंद है, डीसीपी के साथ कंटिन्यू मिलकर उस बीट को भी हम चालू कराने की कोशिश करेंगे। इस तरह से नशे के ऊपर कहीं ना कहीं पब्लिक, पुलिस और पॉलिटिशियन की पार्टनरशिप से क्राइम को कम करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, जैसे कि ऑब्वियसली देखा जाता है कि हमारे जो एमएलए हैं, मतलब अबू आसिम साहब, तो ये भी तो कई सारे कैंपेनिंग करते हैं, कई सारे इसके
नशे के खिलाफ इन्होंने कई सारे प्रोग्राम्स भी रखे हैं ना, अवेयरनेस, कई सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इनका ये करना काफ़ी नहीं है या इनको और क्या करना चाहिए था? बिल्कुल, अवेयरनेस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अवेयरनेस ना काफ़ी है तो आपको उसके अंदर और सोचना पड़ेगा। अवेयरनेस वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। मैं गोवंडी के तमाम ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ जो नशे के खिलाफ अवेयरनेस फैला रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, वो अलग पॉलिटिकल पार्टी के भी, हमारे राइवलरी भी है। मैं उन सबको सलाम करता हूँ कि वो नशे के खिलाफ अवेयरनेस ला रहे हैं। लेकिन सिर्फ अवेयरनेस सल्यूशन नहीं बन रहा है। ठीक है, अवेयरनेस से कुछ लोग बचेंगे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं, हम सबको उनके लिए सोचना पड़ेगा। और जो लोग बेच रहे हैं समाज के अंदर, सफ़ेद पोश लोग हैं वो, इनको कहीं ना कहीं बेनकाब करना और सोसाइटी के अंदर उनको लाना ये बहुत ज़रूरी है। उनको अरेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। नशे के जो विक्रेता हैं, सेलर्स हैं, जिनको हम पेडलर्स बोलते हैं, इन पेडलर्स के ऊपर नियंत्रण लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बिल्कुल कमर कसकर रेगुलर बेसिस पर काम करना पड़ेगा। हम हफ्ते में, महीने में, 4 महीने में, 1 साल में एक अवेयरनेस कैंपेन से नशा ख़त्म नहीं होगा। ऐसा अज्यूम करते हैं कि आप एमएलए हो। जी जी, मैं एमएलए हूँ। हाँ, चलिए। अब मैंने सोच लिया कि 3 महीना का टाइम लेता हूँ और नशा बेचने वालों के खिलाफ इन 3 महीने में कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ नशा बेचने वालों के खिलाफ। और मैं बोलता हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है, पुलिस पर्सनल्स कम है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो वहाँ पर मुझे नशा बेचने वाला दिखा है या मुझे पता चला, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर डायरेक्ट पकड़ूंगा, तो पुलिस के दिल में डर ये होगा कि अगर एमएलए साहब गए और किसी ने इनको जरा सा भी धक्का दे दिया तो हमारी क्लास लग जाएगी। उस पुलिस को मजबूरी में, अगर फोर्स नहीं है तो बाहर से बुलानी पड़ेगी। डीसीपी एक्टिव होंगे, एडिशनल सीपी एक्टिव होंगे, जॉइंट सीपी एक्टिव होंगे, बाहर से फोर्स भेजेंगे हमारे पीछे और होगी। और अगर मैं ऐसे 10-12 बार कर दूँ तो पुलिस भी बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी, नशा बेचने वाले भी डरेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आएगा। सिर्फ भीड़ लेकर मैं अगर चल रहा हूँ, नशा पीना बंद कर दीजिए, या बेचारा पीने वालों को अगर मैं बोलूँ बंद कर दीजिए, नहीं बंद करेंगे। पड़ोसी को मालूम है कि मेरे पड़ोस में नशा बेचना है, लेकिन वो पड़ोसी को मालूम है कि अगर मैं किसी को इन्फॉर्मेशन दूंगा या दूंगी तो ये मेरा पड़ोसी जो नशा बेच रहा है ये मुझे नहीं छोड़ेगा, और जिसको इन्फॉर्मेशन दिया वो तो चला जाएगा। सो ये डर है उनके बीच में। वो डर को एमएलए साहब को आगे आकर बोलना चाहिए, मुझे बताओ, डायरेक्ट बताओ। हाँ, इंस्टीड ऑफ सॉल्यूशंस आप ये कहते हैं कि गोवंडी के अंदर बहुत टैलेंट है, नशा नहीं। मैंने कभी नहीं कहा गोवंडी के अंदर सिर्फ नशा है। अरे गोवंडी के अंदर मैं भी रहता हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा गोवंडी के अंदर सिर्फ नशा है? गोवंडी के अंदर बहुत टैलेंट है। मैं इसका एग्जांपल आपको दूं कि मेरा एक शरीर है, पूरा शरीर मेरा अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सही सलामत बनाया, मेरी आँखें, मेरा कान, मेरे हाथ पैर सही सलामत है। लेकिन अगर मुझे एक छोटी सी फुंसी निकल जाए तो मैं इंस्टीड ऑफ ये कि भाई मेरे हाथ पैर तो सलामत है, जाने तो एक फुंसी तो है, नहीं कहता हूँ, मैं उस फुंसी का इलाज करता हूँ। ट्रू। गोवंडी के अंदर टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गोवंडी के अंदर एक फुंसी आपके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से वो नासूर बन चुका है। आपके हिसाब से एक फुंसी, नशे के नाम की फुंसी आ गई है, इलाज कीजिए। ये मत बोलिए कि मेरा हाथ तो सलामत है ना, दूसरे हाथ में फुंसी निकल गई तो क्या हो गया, पैर तो मेरे सलामत है ना, आंखें तो सलामत है ना। इलाज कीजिए। आप एक शरीर की तरह आप समझिए उसको, दर्द समझिए। एक छोटी सी फुंसी पूरे शरीर को तकलीफ देती है। एक छोटा सा तबका भले नशा कर रहा है, लेकिन पूरी गोवंडी को उससे तकलीफ है। आप समझिए इस चीज़ को। आप उन वोटरों को क्या मैसेज देना चाहते हो जिन्होंने अबू आसिम साहब को चुनकर एमएलए बनाया है? इस कॉरपोरेशन में क्या चेंज देखना चाहते हैं? मतलब देखिए, जो हमें वोट किए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें नहीं किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक अच्छा मौका है, आप बिना डरे, बिना घबराए, आप ये चीज़ ज़रूर सोचिए कि आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो बाहर जाकर करोड़ों रुपए के घर खरीद सकें। इसी गोवंडी में आपके भी बच्चे और हमारे बच्चे भी पलने हैं, बड़े होने हैं, उनका फ्यूचर करियर देखना है। जो लोग आपके सिविक इश्यूज़ के ऊपर, आपकी नाली चाली गटर के अलावा हॉस्पिटल्स के इश्यूज़ पर, आपके लीगल इश्यूज़ के ऊपर, आपके एजुकेशनल इश्यूज़ के ऊपर, इकोनॉमिकल इश्यूज़ को जो सॉल्व करने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है, जो समझदार है, ऐसे लोगों को कॉरपोरेशन में जिता कर भेजें, जिससे आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, उससे डरे ना। वो भाई हैं या किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी या 10 लोगों से मिलने के बाद मुझे कॉर्पोरेटर साहब मिले, ऐसे बिल्कुल लोगों को रिजेक्ट करें। जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के लोग हैं,
आपके काम के लोग हैं, आपकी तकलीफ़ों को समझने वाले हैं और आपकी तकलीफ़ों के साथ साथ बृहन मुंबई महानगर पालिका के कामकाज को समझने वाले हैं, जो ऑफिसर्स को टाइट रख सकते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स को टाइट रख सकते हैं, ऐसे लोगों को वोट दे के जिताइए। इलेक्शंस सिर्फ जीतने हारने का नाम नहीं है, इलेक्शंस डेवलपमेंट और पिछड़ा रह जाने का कारण भी बनता है। अगर सही लोगों को आप जिता कर भेजेंगे तो डेवलप्ड होगा, और अगर गलत लोगों को जिता कर भेजेंगे तो फिर वही होगा जो पिछले 20-25 सालों में होता हुआ आया है। तो अध्यक्ष सर, आप कहीं ना कहीं आप मतलब ये लोगों को एक तरह से वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि जो भी आपने ये सोचा है, सोच के रखा है, अगर आप मतलब आपको अथॉरिटी मिलती है या आप अपने मकसद में कामयाब होते हैं तो आप इसको बिल्कुल फुलफिल करेंगे। बिल्कुल, ये वादा मेरा लोगों से है और लोगों से वादा मैंने किया, लेकिन ये वादा मेरा अल्लाह से भी है। लोग तो मुझे माफ़ कर भी दे, अगर मैं अपने वादे पर ना जाऊँ तो अल्लाह मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मैंने जो कहा है वो इंशाअल्लाह होगा, और अगर वो नहीं होगा तो फिर मैं आऊँगा ना वोट मांगने के लिए। आप मुझे गली चाली चौराहे पर आप मुझे चप्पल लेकर दौड़ाइएगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप ही सब कुछ है। इस देश के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही जनार्दन है और जनता मालिक है। एज अ एम्प्लॉई, एज अ वर्कर हम आपका काम करना चाहते हैं, मालिक नहीं बनना चाहते हैं। आप मालिक बने रहिए, हमारी लड़ाई है, और इसी लड़ाई को कंटिन्यू करते हुए जनता के खादिम बनकर हम काम करने की कोशिश करेंगे, और जनता के आए हुए पूरे पैसे को उन तक पहुंचाने की, उनकी तकलीफ़ों में खड़े रहने की, ये सारे वादे मैं करता हूं, और इंशाल्लाह ये सारे वादे पूरे होंगे। मैं अपने मुंह से नहीं, जनता अपने मुंह से बताएगी। आप घूमिएगा कि मैंने जो जो कहा है वो हुआ है नहीं। और आपने अब तो रिकॉर्ड भी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी क्लिप भी चलाई जा सकती है, आपने वादा किया था। ये सारे मेरे वादे हैं। तो थैंक यू वेरी मच अतिक सर, आपने ये सारी बातें करी, अपने फ्यूचर के प्लान बताए और आपने अपनी सोच बताई कि कैसे इस समाज में या किस तरह से हम अच्छे काम कर सकते हैं जिससे लोगों को भलाई हो। ठीक है, तो ये थे हमारे मिस्टर अतीक अहमद खान, जो कि आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में ये एक की रोल अदा करेंगे अपने पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। कहीं ना कहीं के थिंकिंग पावर फोर्स भी रहेंगे। तो हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल उस पर 100% खरे उतरे। उम्मीद है कि आप अतीक सर की ये पूरी कन्वर्सेशन, उनके फ्यूचर के प्लान अच्छे लगे होंगे और उनकी बातें अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ, फिर किसी नई बात के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।